पढ़ाई अच्छी हो सके और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो आज मैं समतल दर्पण को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूंगा। उसके जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसको आज मैं कवर करूंगा। तो बच्चों, आज की क्लास ज़्यादा लेंथी नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि अपन ने लगभग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अपन समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिए हैं। कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जिसको आज मैं ख़त्म करूंगा और समतल दर्पण के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो हमारा गोलीय दर्पण होगा और फिर हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आज हम समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातों को समझते हैं। जैसे मैं पहला जो टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ, हम इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। ओके, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है नियमित परावर्तन? ध्यान से देखिए, अगर कोई भी हमारा दर्पण है और उस दर्पण का परावर्तक सतह अगर चिकना होगा यानी स्मूथ होगा, तो जो परावर्तन होगा वो हमारा नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। और इस कंडीशन में जो समांतर किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह पर गिरती हैं, दर्पण से टकराने के बाद वो वापस समांतर ही लौटती है। तो अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम से समझिए नियमित परावर्तन क्या होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण का ये हमारा रजतित सतह है, ये वाला सतह कैसा है? रजतित सतह, जिसको मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। और ये दर्पण हमने लिया है, कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ओके, अब इसमें ऊपर जो एक सतह है इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। अब तक तो आपको याद हो गया होगा। ओके, मान लीजिए कि ये जो सतह है ये सतह स्मूथ है। स्मूथ मतलब मैं कह रहा हूँ परावर्तक सतह क्या है? स्मूथ है। स्मूथ का मतलब हुआ चिकना। स्मूथ का क्या मतलब हुआ? चिकना। ओके, अब अगर बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे सतह जो होता है, एक और चीज, समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है बहुत चिकना होता है। अब इस केस में जब प्रकाश की किरणें आती हैं, देखिए ये समांतर प्रकाश की किरणों को मैं इस दर्पण के परावर्तक सतह पर इंसिडेंट करा रहा हूं यानी गिरा रहा हूं। तो इसके दो आपतन बिंदु हो गए। इस प्रकाश के किरण के लिए आपतन बिंदु O1 और इस प्रकाश के किरण के लिए आपतन बिंदु O2। तो इसके कारण इधर इसका अभिलंब होगा और इधर इसका अभिलंब, तो O1N1 इसका अभिलंब हो जाएगा और O2N2 इसका अभिलंब हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं कि अगर ये कोण I है तो इधर जब ये लौटेगा तो ये कोण हमारा R होगा और ये हमारा परावर्तित किरण हो जाएगा। उसी तरह जब ये किरण जो है दर्पण के परावर्तक सतह पर गिरेगा और गिरने के बाद लौटेगा, तो चूंकि ये किरण, ये कोण को हम अगर I कहेंगे तो ये उतने ही कोण पे ये लौट जाएगा जिसको हम लोग R कहेंगे। और ये दोनों किरण हमारा कौन सा किरण हो गया? परावर्तित किरण। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो आपतित किरण जब ये आई थी तो ये आपतित किरण एक दूसरे के समांतर थी और जाने के बाद भी ये एक दूसरे के समांतर है। तो इस कंडीशन में जो हमारा ये परावर्तन होता है, ये परावर्तन हमारा होता है नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अनियमित परावर्तन को और उसको यही समझेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड टॉपिक हैं, तो इसको भी यहाँ समझेंगे। तो दूसरा है हमारा अनियमित परावर्तन। अब अनियमित नाम में ही देख रहे हैं आप, अनियमित लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, यानी डिफ्यूज टाइप का हो गया ये। अब इस कंडीशन में क्या होगा? जो परावर्तक सतह होता है वो खुरदुरा होता है। वो क्या होता है? खुरदुरा होता है। तो आप ध्यान दीजिए, परावर्तक सतह जो होगा वो कुछ इस तरह से खुरदुरा होगा और इधर हमारा पॉलिश किया हुआ है, ये हमारा रजतित सतह हो गया। अब जब समांतर प्रकाश की किरणें यहाँ पे गिरेंगी तो इनके सतह पर, तो सतह पर गिरने के बाद ये समांतर प्रकाश की
नियामित किरणें आएंगी तो समांतर, यानी कि जब ये इनके ऊपर आपतित होंगी, आपको पता है ये वाला परावर्तक सतह हो गया हमारा। अब ये परावर्तक सतह जो है ये कैसा है, खुरदुरा है। कैसा है, खुरदुरा है ना, यानी रफ है। कैसा है, हम इसको कह सकते हैं रफ सरफेस है, इंग्लिश में रफ कह सकते हैं। तो जब ये आपतित किरण जो कि एक दूसरे के समांतर इसके ऊपर गिरी है, तो मैंने आपको बताया था इससे पिछला टॉपिक में कि प्रतिबिंब बनाने के लिए परावर्तित किरण का सहायता लेते हैं, और कम से कम 2 परावर्तित किरण होने चाहिए, तभी हम प्रतिबिंब की स्थिति जान पाएंगे कहाँ बना, कैसा बना। अब यहाँ पे जब ये आपतित किरण, ये दोनों किरण कौन सा किरण है, ये है आपतित किरण है बच्चों। ओके, तो ये दोनों किरण आपतित किरण है, और आपको मैंने बताया था कि जो परावर्तन का नियम है वो हर तरह के सरफेस पे लागू होता है। अब यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि सर सरफेस तो फ्लैट नहीं है, यहाँ तो फ्लैट था, यहाँ फ्लैट नहीं है। कोई बात नहीं बच्चों, ये नियम जो होता है परावर्तन का नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, याद करिए हमने आपको बताया हुआ है कि हर जगह ये नियम वैलिड है। तो इस जगह पे हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और इस हिसाब से हम आर एंगल पे क्या करेंगे, आर एंगल पे हमारा ये वाला किरण बाहर चला जाएगा और परावर्तित किरण बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए इस जगह पे आप क्या देखेंगे, इस जगह पे देखेंगे कि ये जो किरण आया आई एंगल पे, ये किरण यहाँ लौटा। अब देखिए ध्यान से, ये जो किरण यहाँ पे लौटा और ये वाला कोण हो गया आर, तो ये वाला भी किरण परावर्तित किरण है, और ये वाला भी किरण परावर्तित किरण है। आप देख पा रहे हैं कि जब किरण आ रही थी तो एक दूसरे के समांतर थी, लेकिन जब किरण लौटी परावर्तक सतह से टकराने के बाद, तो ये अब एक दूसरे के समांतर नहीं है। देखिए क्या ये भी परावर्तित किरण है और ये भी परावर्तित किरण है, क्या ये एक दूसरे के समांतर है, क्या नहीं सर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं है। अब इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्लियर प्रतिबिंब बनता है। ओके, जब नियमित सतह हो यानी कि स्मूथ सरफेस हो तो प्रतिबिंब जो बनता है वो एकदम क्लियर बनता है। इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा धुंधला बनेगा। कैसा बनेगा, धुंधला, जिसको हम लोग ब्लर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लर इमेज। ओके, तो इस कंडीशन में जो हमारा इमेज बनता है वो धुंधला प्रतिबिंब बनता है, यानी ब्लर्ड इमेज बनता है। तो बच्चों ध्यान रखिए कि यही है हमारा नियमित और अनियमित। अनियमित में जो सतह होता है वो रफ होता है, नियमित में जो सतह होता है वो चिकना होता है, और इस तरह से हम दोनों में फर्क या अंतर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, हाँ तो बच्चों एक और टॉपिक, चलिए हम लोग समतल दर्पण पे पढ़ते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की चाल। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की चाल। ओके, तो ये सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार ऑब्जेक्टिव में, कि देखिए सवाल को समझिए, पहले उससे पहले कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और फिर सवाल के ऊपर चलेंगे। तो मान लीजिए कि आपके सामने एक समतल दर्पण है, ठीक है, तो ये समतल दर्पण हो गया। ओके, तो सर ये हमारा हो गया समतल दर्पण। अब मान लीजिए कि यहाँ पे समतल दर्पण से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर कोई एक वस्तु है, यहाँ पे एक कोई वस्तु है, और समतल दर्पण जो है ये हमारा स्थिर है, ये मूव नहीं कर रहा, ये हमारा स्थिर है। ओके, अगर ये वस्तु है समतल दर्पण के परावर्तक सतह से x दूरी पर, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो उतनी ही दूरी पर बनेगा दर्पण के अंदर, यानी यहाँ से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, और ये क्या बन जाएगा, इसका आभासी प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। अब
कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये बात तो आप जानते थे, पहले ही मैं बता चुका था कि समतल दर्पण से जितनी वस्तु दूरी होती है उतनी ही प्रतिबिंब दूरी होती है। ये वस्तु जो है समतल दर्पण के परावर्तक सतह की तरफ रखा हुआ है और इसका प्रतिबिंब जो बना वो दर्पण के पीछे बना। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये वस्तु दर्पण की तरफ y मीटर प्रति सेकंड से जाए तो सवाल ये है कि ये कितने मीटर प्रति सेकंड से गति करेगा। यानी अगर वस्तु को मैं दर्पण की तरफ y मीटर प्रति सेकंड से गति कराऊं, मूव कराऊं, तो प्रतिबिंब की चाल क्या होगी ये हमें पता करना है। सोचिए कि अभी शुरुआत में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच टोटल कितनी दूरी है, ये दूरी टोटल कितनी है, तो आप कहेंगे सर ये x था और ये भी x, यानी ये टोटल दूरी है 2x। मैंने कहा ठीक, टोटल दूरी कितना हो गया, 2x हो गया। अब सोचिए अगर मैं बात करूं 1 सेकेंड की, कितनी, 1 सेकेंड की, 1 सेकेंड में अगर वस्तु की स्पीड y मीटर प्रति सेकेंड है तो 1 सेकेंड में ये वस्तु दर्पण की तरफ कितनी दूर चली जाएगी। आप कहेंगे सर y मीटर, क्यों, क्योंकि इसका स्पीड जो है, वस्तु की जो चाल दी हुई है वो कितनी दी हुई है, y मीटर प्रति सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना दूर जाएगा ये, y मीटर, तो ये यहाँ से y मीटर आगे चला गया। अब वस्तु यहाँ है, वस्तु कहाँ है, यहाँ, ये वस्तु की नई स्थिति हो गई। अब अगर ये वस्तु यहाँ है तो दर्पण से अब इसकी कितनी दूरी हुई, दर्पण से दूरी हो गई x माइनस वाई। समझिए ध्यान से, ये टोटल दूरी x था और ये y आगे चला गया 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड के बाद वस्तु की दूरी दर्पण से अब कितनी बच गई, ये टोटल x, ये y, तो ये बच गया x माइनस वाई। और आप जानते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो, उसमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों समान होते हैं। इसका मतलब इस वक्त इसका जो प्रतिबिंब होगा वो यहाँ से इधर कितनी दूरी पे बन रहा होगा, x माइनस वाई दूरी पे। क्यों, क्योंकि अब वस्तु है x माइनस वाई पे, तो प्रतिबिंब भी कितने पे, x माइनस वाई पे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका ये वाला प्रतिबिंब चला आएगा, यहाँ चला आएगा प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब का नया स्थिति हो गया। अगर ये मैं कहूँ I तो ये I डैश, अगर इसको मैं कहूँ O तो ये हमारा O डैश। ओके, अब सोचिए 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड पहले प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी कितनी थी, 2x, 1 सेकेंड पहले। लेकिन 1 सेकेंड बाद इन दोनों के बीच की कुल दूरी कितनी रह गई, तो आप कहेंगे सर x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई, यानी ये हो जाएगा सर 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, दोनों के बीच की दूरी रह गई 2x माइनस 2y। अब सोचिए कि अगर पहले दोनों के बीच की दूरी 2x था और अब रह गया 2x माइनस 2y, तो अगर वस्तु चला y की स्पीड से तो इसका मतलब प्रतिबिंब कितने स्पीड से चला है, 2y की स्पीड से, तभी तो ये टोटल दूरी जो बचा वो 2x माइनस 2y रह गया है। इसका मतलब अगर वस्तु की चाल कितना है, y मीटर प्रति सेकेंड, तो इसके प्रतिबिंब की चाल, इसके प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी, 2y मीटर प्रति सेकेंड, 2y मीटर प्रति सेकेंड। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ, बस इसमें ये ध्यान रखना था कि जो हमारा दर्पण है, समतल दर्पण, वो स्थिर रहेगा, वो मूव नहीं करना। तो प्रतिबिंब की चाल हमने निकाल लिया। अब आपको एग्जाम में जो सवाल दिया रहेगा वो कैसा दिया रहेगा, क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा कि अगर किसी समतल दर्पण के सामने स्थित वस्तु की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड हो एवं दर्पण रुका हुआ हो, तो
प्रतिबिंब की चाल क्या होगी? प्रतिबिंब की चाल क्या होगी? और ये सवाल आपको जो है ऑब्जेक्टिव पेपर में देखने को मिलेगा। तो आपको क्लियर दिया हुआ है कि वस्तु की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो प्रतिबिंब की चाल, और दर्पण रुका हुआ भी है, यानी अपना दोनों कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है। और प्रतिबिंब दर्पण रुका हुआ है, तो प्रतिबिंब की चाल दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप फटाफट बता दीजिए, प्रतिबिंब की चाल कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर अगर इसको मैं कहूँ y, क्योंकि वस्तु की चाल को हमने बोला था y मीटर प्रति सेकंड, तो प्रतिबिंब की चाल हो जाएगी 2y मीटर प्रति सेकंड, यानी ये हो जाएगा 2 × 10 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड, और ये आपका आंसर हो गया। सिंपल, यानी 2 से गुना कर देगा। एक चीज आपने क्या देखा कि अगर वस्तु दर्पण की तरफ इधर की तरफ जा रहा था तो प्रतिबिंब भी इधर की तरफ आया, है ना, यानी प्रतिबिंब भी इधर की तरफ आ रहा था। अगर वस्तु इधर जा रहा था तो प्रतिबिंब किधर आ रहा था? इधर आ रहा था। ऑब्वियस सी बात है। अगर सोचिए कि ये वस्तु उधर ना जाके इधर आता, इधर की तरफ जा रहा होता, तो प्रतिबिंब किधर जा रहा होता? तो आप कहेंगे सर प्रतिबिंब जो होगा वो भी इधर जाएगा। ओके, यानी आप जब समतल दर्पण से दूर जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर जाना शुरू कर देगा। आप दर्पण के पास आएंगे तो आपका प्रतिबिंब भी आपके पास आएगा। और कितनी तेजी से आपका प्रतिबिंब आएगा? जितनी तेजी से आप चलोगे उसके 2 गुने तेजी से। समझ में आ रही बात? तो ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं और बनेंगे। देखिए ये नया टॉपिक है, इस टॉपिक को समझिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारे सामने एक समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। और समतल दर्पण के सामने ये बच्चा परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह हुआ और इधर वाला पॉलिश सतह हुआ। और मैंने समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में बताया था कि समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण से बराबर दूरी पर, यानी वस्तु दूरी जितना होता है उतना ही प्रतिबिंब दूरी होता है। दूसरा चीज मैंने बताया था कि प्रतिबिंब का आकार समान होता है और प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो दर्पण के पीछे बना हुआ है। ये मान लीजिए फिलहाल ये हमारे लिए वस्तु है और ये हमारे लिए प्रतिबिंब है, ये हमारे लिए प्रतिबिंब है। ओके, अब समझने की कोशिश करिए इन चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल ये है कि अगर ये बच्चा अपने सामने रखे समतल दर्पण में अपना पूरा तस्वीर देखना चाहता है, पूरा का पूरा अपना पूरा तस्वीर इस दर्पण में देखना चाहता है, तो दर्पण की क्या साइज होनी चाहिए, यानी दर्पण का मिनिमम आकार कितना होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है हम बहुत बड़ा दर्पण खरीद लेंगे, हम चाह रहे कम से कम कितना दर्पण का आकार होना चाहिए कि कोई बच्चा अपने सामने रखे उस दर्पण में अपनी पूरी तस्वीर, है ना, अपना पूरा प्रतिबिंब देख ले। ठीक है, तो समझिए उसको कैसे बताएंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि समतल दर्पण से वस्तु का जो दूरी होता है वही प्रतिबिंब दूरी होता है। तो मान लीजिए अगर मैंने कहा कि ये वस्तु दूरी हमारा x है, तो ये प्रतिबिंब दूरी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी x हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होते हैं। तो ये वस्तु दूरी x, ये प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर। और वस्तु दूरी हम जान रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वस्तु दूरी बराबर होता था किसके? प्रतिबिंब दूरी के। यही होता था ना। तो वस्तु दूरी को u बुलाते थे और प्रतिबिंब दूरी को v बुलाते थे, और दोनों को हमने क्या मान लिया? x। ये दोनों को हमने x मान लिया, क्यों? दोनों बराबर है तो दोनों x हो गया। मान लीजिए बच्चे का हाइट h है, मान लीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है, दोनों, यानी दोनों का साइज सेम होगा। तो अगर ये बच्चा h हाइट का है तो इस दर्पण के द्वारा बनाया गया इसका जो प्रतिबिंब यहाँ आप देख रहे हैं उसका भी हाइट कितना होगा? वो भी h होगा। अब जरूरी बात जो मैं समझा रहा हूँ रे डायग्राम से, उसको समझिए।
ये बच्चा अपना जो तस्वीर देखेगा, अपना फोटो जो देखेगा, वो कहाँ देखेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, समतल दर्पण में। तो वो क्या 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 चीज देख लेगा? तो अपने आप को पूरा देख लेगा। पहला अपना बाल, अगर उसको अपना बाल दर्पण में दिख रहा है, इसका मतलब इससे ऊपर तो उसकी हाइट है नहीं, इसका मतलब यहाँ तक वो कवर कर लिया। और अगर अपने पैर को वो देख लिया, दो चीज, अपना बाल और अपना पैर अगर दर्पण में देख लिया, इसका मतलब बीच वाला पूरा चीज उसको दर्पण में दिख रहा है। और हम वहां से पता कर लेंगे कि कम से कम दर्पण का साइज, दर्पण का आकार कितना होना चाहिए कि वो अपना प्रतिबिंब पूरा का पूरा उस दर्पण में देख पाए। तो चलिए हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, हम लोग समतल दर्पण का आकार निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मिनिमम आकार कितना होना चाहिए? ओके, अब यहाँ पे इसका पैर है, तो पैर को अगर उसको देखना है तो देखेगा तो आंख से ही। तो पैर से आने वाली प्रकाश की किरण, कौन सी किरण? पैर से आने वाली प्रकाश की किरण इसके आंखों तक जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अभिलंब, ये आपतित किरण, ये वाला कोण आपतन कोण, और उतना ही कोण पे ये हमारा परावर्तित किरण हो जाएगा। तो ये वाला कोण आर। अब आप ध्यान से एक बात बताइए मुझे कि क्या एक परावर्तित किरण से, ये परावर्तित किरण है जिसको आर आर और ये आई आर, क्या एक परावर्तित किरण के हेल्प से हम प्रतिबिंब बना सकते हैं उसका? क्या आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, एक और चाहिए। तो एक परावर्तित, एक आपतित किरण इस दर्पण पे लंबवत गिरा दीजिए, ऐसा, ये एक और आपतित किरण हो गया। अब अगर ये लंबवत गिरा इस दर्पण के सतह पर, तो ये लौटेगा कैसे? वापस पीछे की तरफ, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आरा। अब सोचिए, ये वाली किरण ऐसे सीधी निकल जाएगी परावर्तित किरण, और ये आगे निकल गई, तो ये मिलेंगी कहाँ? तो सर इसको हम लोग क्या करेंगे? बैकवर्ड लेके जाएंगे, यानी पीछे लेके जाएंगे। और सर ये देखिए, ये दोनों यहाँ मिल गया। इसका मतलब इस पैर का जो इमेज है, इस पैर का इमेज यहाँ बन गया। ओके, ये बात क्लियर हो गया? पैर का इमेज, प्रतिबिंब कहाँ बन गया? यहाँ बन गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों परावर्तित किरण, ये वाली और ये वाली परावर्तित किरण एक दूसरे को यहाँ पे काटती हुई प्रतीत हो रही है, आभासी प्रतिबिंब है। ओके, अब इसको अपना बाल भी देखना है भैया, बिना बाल देखे काम कैसे चलेगा? तो बाल भी देखना होगा। तो सर अपनी आंखों से ही बाल भी देखेगा ना, तो कोई बात नहीं बच्चों, परेशान नहीं होना है। यहाँ से एक किरण को हमें दर्पण पे गिरा देना है, और फिर ये वाला किरण यहाँ पे आएगा। ये देखिए, ये वाला आपतित किरण और ये वाला परावर्तित किरण, और ये इसके बीच में हो गया क्या? अभिलंब। और यहाँ हम O1 कहें तो इसको हम O2 कह लेते हैं, इसको N1 कहें तो इसको N2। जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा, दोनों कोण बराबर होंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अब सोचिए, क्या एक परावर्तित किरण से इसके बाल का फोटो बनेगा? क्या इमेज बनेगा? क्या आप कहेंगे सर नहीं, एक और चाहिए। तो एक परावर्तित, एक आपतित किरण क्या करिए? लंबवत गिरा दीजिए। ये लीजिए सर, हमने लंबवत गिरा दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा। ये लीजिए सर, दूसरा आपतित किरण। ये एक आपतित किरण था, ये क्या था हमारा? एक आपतित किरण था, आई आर था, और एक आई आर ये है। अब अगर ये लंबवत गिरा है तो लौट जाएगा पीछे, क्या होगा सर? ये तो लौट जाएगा, यानी ये आर आर हो जाएगा। अब ये वाला आर आर और ये वाला आर आर, दोनों आर आर को बैकवर्ड ट्रेस करिए। सर बैकवर्ड ट्रेस कर दिया। ओहो सर, ये देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही है। एक्चुअल में नहीं काट रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो सर इस जगह पे काटा, इसका मतलब इसके बाल का प्रतिबिंब यहाँ बन गया। ये देखिए, बाल का प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे। कैसा? आभासी प्रतिबिंब। क्यों? क्योंकि दोनों परावर्तित किरण, ये वाली और एक ये वाली है ना, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। अब इसके बाल का भी इमेज बन गया और इसके पैर का भी इमेज बन गया। इसका मतलब इसके बीच में जितना भी चीज है, इसके शरीर का जो भी हिस्सा है, सबका प्रतिबिंब बना हुआ है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक चीज को समझिए, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना होगा। एक्चुअल में प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना सा हाइट रिस्पॉन्सिबल हुआ दर्पण का? मात्र इतना सा। ये देखिए, क्यों? इस दर्पण के आकार से आपने पूरा आकार देख लिया, अपना पूरा प्रतिबिंब देख लिया। देख लीजिए, है ना, इतना सा आकार से। इसका मतलब यहाँ से ऊपर का कोई जरूरत नहीं था, यहाँ से नीचे का कोई जरूरत नहीं था।
आपने अपनी आंखों से इतना सा अगर दर्पण का साइज होता तो आप अपना पूरा का पूरा हाइट देख लेते। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि ये हाइट जो दर्पण का है ये अगर y है, और अब मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ कुछ इस तरह से, तो ध्यान से देखिए, इसकी आंख से ये वाला एक त्रिभुज बन जाएगा, है ना, और एक त्रिभुज ये छोटा वाला बनेगा। तो ठीक है, यहाँ देखिए मैं बना रहा हूँ, तो एक त्रिभुज बन गया क्या सर, ये बड़ा वाला, और एक त्रिभुज बन गया सर ये छोटा वाला। अब ये वाला बड़ा वाला जो त्रिभुज है, उसका आकार जो बनेगा ये वाला चीज, ये h हाइट का बनेगा, और इसको क्या माना है सर आपने y, इसको क्या माना, ये वाला देखिए ध्यान से, ये मैंने बनाने की कोशिश की है, ये है ना, और एक छोटा त्रिभुज ये और ये। ओके, आप क्या देख पा रहे हैं सर, आप देख पा रहे हैं कि जो कोण ये है वही कोण ये है, जो कोण ये है वही कोण ये है, और ये वाला कोण दोनों ही त्रिभुज में कॉमन है। इसका मतलब ए समरूपता लगाएंगे, समरूपता से ये दूरी था आपका x और ये भी दूरी था आपका x, देखो ध्यान से था कि नहीं था। अब बड़े त्रिभुज में चलिए, तो इस बिंदु से बड़े त्रिभुज की दूरी कितना हो गया, x प्लस x 2x, और बड़े त्रिभुज का ऊंचाई कितना हो गया h। इस बिंदु से छोटे, ये जो हमारा छोटा त्रिभुज के लिए ये जो हमने दर्पण बनाया हुआ है, ये हमारा क्या है, दर्पण है, इसका दूरी कितना है x, और दर्पण की ऊंचाई, दर्पण की लंबाई कितना है या आकार कितना है वो है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ए समरूपता से क्या लिखेंगे सर, h बटा में 2x, x प्लस x कितना 2x, सर h बटा में 2x बराबर y, ये वाला हाइट लिए तो इसका वाला है दूरी लेंगे तो y बटा में x। अब देखिए x से x कट गया और हमें y चाहिए था, तो y बराबर क्या बच गया, h बटा में 2। अरे वाह, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया, और ये एग्जाम में बोर्ड में भी पूछा जाता है कि अगर 6 फीट का आदमी है, कितना फीट का, 6 फीट का आदमी है, और उसको दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो कम से कम कितने आकार का उसको दर्पण लेना चाहिए, समतल दर्पण लेना चाहिए। तो आपका आंसर होगा सर 3 फीट, कितना 3 फीट, क्यों 6 फीट का आदमी था, h हाइट का आदमी था, और मिरर का क्या रिक्वायरमेंट आया, दर्पण का क्या रिक्वायरमेंट आया सर, h बटा में 2, कितना आया, h बटा में 2। तो इसका मतलब अगर 6 फीट का आदमी है तो कितना साइज का दर्पण चाहिए उसको, उसका पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए, जो वो अपनी आंखों से देख पाए, तो कितना होगा सर 6 फीट बटा में 2 यानी कि 3 फीट। ओके, तो इस तरह के सवाल बनते हैं। चलिए मैं ऐसा सवाल एक ले ही लेता हूं, और आज समतल दर्पण को मैं फिनिश करूंगा और खत्म करूंगा। ओके, तो चलिए बच्चों, ये सवाल आपके सामने बोर्ड पे मैंने लिखा है अभी, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा, और समतल दर्पण यहाँ पे आज आकर के खत्म हो रहा है, इसके बाद इसके में कुछ और बचा नहीं। तो सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति की ऊंचाई 5 फीट है, ओके, और वह समतल दर्पण के सामने खड़ा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने आकार के दर्पण की जरूरत होगी। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को, अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताया था उस ट्रिक से सॉल्व करते हैं कि अगर व्यक्ति का हाइट h होता था तो दर्पण के आकार की जरूरत होती थी, दर्पण के कम से कम आकार की जरूरत होती थी जिससे वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख ले, वो था y बराबर h बटा में 2। अब हमें वापस से वही चीज है कि कितने आकार के दर्पण की जरूरत होगी, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि सर दर्पण का मिनिमम कम से कम, है ना, दर्पण का आकार जो होना चाहिए कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम, तो y बराबर सर h बटा में 2, और हाइट है उस आदमी का 5 फीट, तो 5 बटा में 2 यानी कि 2.5 फीट का आपको दर्पण चाहिए, और 2.5 फीट के दर्पण में वो व्यक्ति जो है अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। तो कम से कम, इससे कम होगा तो पूरा प्रतिबिंब नहीं देख पाएगा, अब इससे ज़्यादा जितना हो जाए वो देख ही लेगा प्रतिबिंब, लेकिन कम से कम इतना आकार का
दर्पण चाहिए ताकि वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाए। तो बच्चों आज हमने समतल दर्पण को बारीकियों से खत्म कर दिया है। सारा टॉपिक अपन ने कवर किया है, समतल दर्पण से रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में गोलीय दर्पण के साथ और वहां पे डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। चलिए तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपना फेयर कॉपी नोट्स बनाते रहिए और वीडियोज में अगर कहीं भी लगता है कि आपको थोड़ा रुक के बार बार देखने की जरूरत है तो आप जरूर देखिए वीडियो को बार बार, ताकि आपको हमारी बात जब आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझोगे सुनोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।